नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या स्टोरी कॉर्नर चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान पूरे 5 साल तक कोमा में रहने के बाद फिर से होश में आ सकता है? यह कहानी मेरी बहन की है, जो पिछले 5 सालों से कोमा में थी और डॉक्टरों ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक रात ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे कान में ऐसी बात कही जिसने मेरी पूरी जिंदगी हिला दी। आखिर वो क्या बात थी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? यह जानने के लिए आपको मेरी यह कहानी आखिर तक सुननी होगी। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्य से भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी के उन सबसे दर्दनाक सालों की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिन्हें याद करके आज भी मेरी आंखें भर आती है। मेरी बहन पूरे 5 साल तक कोमा में रही और उन 5 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मैंने रो रो कर उसकी सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना न की हो। धीरे धीरे वक्त इतना गुजर गया कि मुझे उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज तक धुंधली याद आने लगी थी। लेकिन फिर एक रात ऐसा चमत्कार हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं हमेशा की तरह उसके अस्पताल के बिस्तर के पास खामोश से बैठी थी। तभी अचानक उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मेरे कानों में ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। दोस्तों, वो 5 साल मेरी जिंदगी के सबसे लंबे, सबसे अंधेरे और सबसे तकलीफ भरे साल थे। जब भी मैं अपनी प्यारी बहन को उस सफेद अस्पताल के बिस्तर पर बेहरकत पड़े देखती, तो मेरा दिल टूट जाता था। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो किसी ऐसी गहरी नींद में चली गई हो, जहां से लौटने का रास्ता शायद वह खुद भी भूल चुकी थी। मुझे आज भी हमारा बचपन याद है। हम दोनों हर वक्त साथ रहते थे। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। वो उम्र में मुझसे छोटी थी, लेकिन उसकी बातें और समझ ऐसी थी जैसे वो मेरी बड़ी बहन हो। हमने जिंदगी का हर सुख दुख साथ बांटा था। हमारे बीच कभी कोई राज नहीं रहा। गर्मियों की वो दोपहरें आज भी याद है, जब हम छत पर नंगे पांव दौड़ा करते थे, और सर्दियों की वो रातें जब हम एक ही कंबल में बैठकर घंटों कहानियां सुनाया करते थे। उसकी मुस्कुराहट में ऐसा जादू था कि किसी भी उदास इंसान के चेहरे पर खुशी आ जाती थी। वो सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी हमराज और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। लेकिन दोस्तों, फिर एक ऐसा मनुष्य दिन आया जिसने मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन ली। एक हादसा हुआ और मुझे बताया गया कि मेरी बहन शायद अब कभी होश में नहीं आएगी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल सीने से निकाल लिया हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा आसमान मेरे सिर पर टूट पड़ा हो। जब मेरी बहन अस्पताल में भर्ती हुई थी, तब भी डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है। वह लंबे समय की बेहोशी में चली गई थी, जिसे लोग आम भाषा में कोमा कहते हैं। लेकिन मैंने डॉक्टरों की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। मैं हर रोज उसकी बेड के पास बैठती, उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ती और उससे बातें करती रहती। मैं उसे हमारी पुरानी यादें सुनाती, वो पल याद दिलाती जो हमने साथ बिताए थे। मैं उसे बताती कि बाहर मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या तेज धूप निकली है। मुझे हमेशा लगता था कि शायद मेरी आवाज़ सुनकर उसके दिल या दिमाग के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जाग जाएगी और वह हमारे पास वापस आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे दिन बीतते गए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। अस्पताल का वह कमरा जैसे मेरी पूरी दुनिया बन गया था। बाहर की दुनिया से मेरा रिश्ता लगभग खत्म हो चुका था। मशीनों की लगातार चलने वाली आवाजें हर समय मेरे कानों में गूंजती रहती थी। वही आवाजें मुझे तसल्ली देती थी कि मेरी बहन अभी जिंदा है, उसकी सांसें अभी चल रही है। शुरुआत में रिश्तेदार, पड़ोसी और जानने वाले लोग अक्सर उसे देखने आते थे। वे मेरे पास बैठते,
मुझे हिम्मत देते और कहते कि जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का आना जाना भी धीरे धीरे कम होने लगा और एक दिन पूरी तरह बंद हो गया। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। उन्होंने मेरी बहन को बीती हुई बात समझकर भुला दिया था। उनके लिए अब वह सिर्फ एक इंसान थी जो शायद कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं उसे कैसे भूल सकती थी? वो मेरी बहन थी, मेरे दिल का हिस्सा थी। डॉक्टर भी अब पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि अब कोई बहुत बड़ा चमत्कार ही उसे वापस ला सकता है। उनके अनुसार उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था और उसके होश में आने की उम्मीद बहुत कम बची थी। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लूं और अपनी बाकी जिंदगी पर ध्यान दूं। लेकिन मेरी पूरी दुनिया तो उसी बिस्तर पर पड़ी थी। मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था मेरी बहन बहुत बहादुर और मजबूत इरादों वाली लड़की है। वह इतनी आसानी से जिंदगी से हार मानने वाली नहीं थी। मैंने अस्पताल के उस छोटे से कमरे को ही अपनी दुनिया बना लिया था। रात रात भर मैं उसके सिरहाने बैठी रहती। जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही होती, तब मैं भगवान से उसकी जिंदगी की प्रार्थना करती। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते और मैं बस एक ही दुआ मांगती कि मेरी बहन फिर से अपनी आंखें खोल दे। मैं हर मन्नत मांगती, जितना हो सकता था उतनी मदद और दान करती। मेरी आंखों की नींद और दिल का सुकून तो जैसे बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। अब बस हर पल मेरे दिल में एक ही उम्मीद रहती थी कि किसी तरह मेरी बहन मुझे फिर से पहचान ले, अपने ऑटो से मेरा नाम पुकारे और पहले की तरह मेरे पास लौट आए। दोस्तों, मैंने उस कमरे की बंद खिड़की से कई बार मौसम बदलते हुए देखे। मैंने देखा कि कैसे पेड़ों के पुराने पत्ते सूखकर जमीन पर गिर जाते हैं और फिर बारिश के बाद उन्हीं शाखों पर नई हरी पत्तियां निकल आती है। हर बार उन नई पत्तियों को देखकर मैं खुद को दिलासा देती थी और सोचती थी कि शायद अब मेरी बहन की जिंदगी में भी फिर से खुशियां लौट आएगी। लेकिन हर बार मेरी उम्मीद टूट जाती और मैं फिर से दुख और अकेलेपन में डूब जाती। अस्पताल की लंबी और खामोश रातें आज भी मुझे डराती है। जब पूरा शहर सो जाता था, तब मुझे लगता था कि इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ और मेरे साथ सिर्फ मेरी बहन की धीमी धीमी चलते सांसें हैं। मैं उसके पास कुर्सी लगाकर बैठ जाती और प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरती रहती। उसके बाल, जो कभी बहुत घने और खूबसूरत थे, अब रूखे और बेजान हो चुके थे। उसका चेहरा, जो हमेशा चमकता रहता था, अब बहुत कमजोर और पीला पड़ गया था। उसकी कलाइयाँ इतनी पतली हो गई थी कि उन्हें छूते हुए भी मुझे डर लगता था कि कहीं उसे दर्द न हो जाए। मैं घंटों उसके चेहरे को देखती रहती और सोचती रहती कि आखिर भगवान कब मेरी बहन को ठीक करेगा। मुझे आज भी याद है, जब उसकी बीमारी को पूरा 1 साल हो गया था, तब मुझे लगा था कि शायद अब वह होश में आएगी। उस दिन मैं उसके पसंदीदा फूल लेकर आई थी और प्यार से उसके सिरहाने रख दिए थे। दोस्तों, एक दिन मैंने अपनी बहन के कान में धीरे से कहा था, अब उठ जाओ, देखो पूरा 1 साल गुजर गया है, आखिर मुझे और कितना रुलाओगी। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब दूसरा साल भी गुजर गया, तब मेरी हिम्मत टूटने लगी। मुझे लगने लगा कि शायद मेरी प्रार्थनाओं में ही कोई कमी रह गई है। मैं भगवान से सवाल करने लगी कि आखिर मेरी बहन ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिल रही है। तीसरे और चौथे साल तक आते आते मेरी हालत भी एक जिंदा लाश जैसी हो गई थी। मैंने खुद का ख्याल रखना पूरी तरह छोड़ दिया था। मुझे याद भी नहीं था कि आखिर बार मैंने अपने बाल कब ठीक से बनाए थे या अपने लिए नए कपड़े कब खरीदे थे। मेरी पूरी दुनिया सिर्फ उसी अस्पताल के कमरे तक सीमित होकर रह गई थी। मेरी सुबह, दोपहर, शाम और रात सब वही गुजरती थी। धीरे धीरे दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी मुझसे मिलना कम कर दिया, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए सिर्फ अपनी बहन की बीमारी ही बची थी। मैं हर किसी से यही पूछती थी कि
क्या उसने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो इतने सालों बाद कोमा से वापस जाग गया हो? मैं पागलों की तरह पुरानी कहानियां, किताबें और लोगों के अनुभव पढ़ती रहती थी। मुझे बस एक छोटी सी उम्मीद चाहिए थी जो यह कह सके कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। फिर जब 5वां साल शुरू हुआ तो डॉक्टरों ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मेरी बहन को घर ले जाना चाहिए क्योंकि उनके पास इलाज के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। डॉक्टर कहते थे कि अस्पताल का बिस्तर ऐसी मरीज को मिलना चाहिए जिसके ठीक होने की उम्मीद हो। उनकी ये बातें मेरे दिल को अंदर तक चीर देती थी। दोस्तों, जब डॉक्टर मेरी बहन को अस्पताल से घर ले जाने की बात करते थे तब मैं उनसे लड़ पड़ती थी। मैं उनसे कहती थी कि जब तक मेरी बहन की सांसें चल रही है तब तक कोई भी उसे इस बिस्तर से नहीं हटा सकता। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा दी थी। मैंने अपना घर, गाड़ियाँ और यहाँ तक कि अपने कीमती गहने भी बेच दिए थे। मुझे पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं थी, मुझे सिर्फ अपनी बहन चाहिए थी। मैं अक्सर उसके पास बैठकर पुराने फ़ोटो एल्बम देखा करती थी। उन तस्वीरों को छूकर मैं उसे पुरानी बातें याद दिलाती थी। मैं कहती, देखो इस तस्वीर में तुमने कितना सुंदर कपड़ा पहना था और यहाँ तुम मुझसे नाराज़ हो गई थी। मुझे लगता था कि शायद ये पुरानी यादें उसकी सोई हुई यादों को फिर से जगा दे। कई बार ऐसा होता था कि रात के अंधेरे में मैं उसके बिस्तर के पास बैठे बैठे ही सो जाती। फिर सपने में मुझे दिखाई देता कि मेरी बहन उठकर बैठ गई है, मुझसे पानी मांग रही है या मुझे गले लगा रही है। लेकिन जब मेरी आंखें खुलती तो सामने वही खामोश और बिना हरकत का शरीर होता और मशीनों की वही डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। मेरी आंखें फिर से भर आती और मैं आसमान की तरफ देखकर भगवान से मदद मांगने लगती। दोस्तों, मैंने सब्र करना सीख लिया था लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। मुझे भरोसा था कि भगवान बहुत बड़ा है और वह किसी भी पल मेरी बहन की ज़िंदगी बदल सकता है। मैंने हमेशा लोगों की मदद की थी और कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। मैं भगवान से अपनी उन्हीं छोटी छोटी इच्छाओं का वास्ता देकर अपनी बहन की ज़िंदगी मांगती थी। मुझे पूरा यकीन था कि चाहे पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, चाहे डॉक्टर उम्मीद हार जाए, लेकिन ऊपर वाला एक दिन मेरी पुकार ज़रूर सुनेगा। मेरी ज़ुबान पर हर समय बस मेरी बहन का ही नाम रहता था। मेरी दिल की हर धड़कन जैसे उसी के लिए चलती थी। जब भी मैं पानी पीती तो मुझे यही ख्याल आता कि मेरी बहन पिछले 5 सालों से पानी की एक बूंद तक अपने हाथों से नहीं पी सकी। जब मैं खाना खाती तो ऐसा लगता जैसे खाना मेरे गले में ही अटक गया हो, क्योंकि मेरी बहन तो सिर्फ मशीनों और पाइपों के सहारे जिंदा थी। यह सोचकर मेरा दिल अंदर ही अंदर टूट जाता था कि मैं उसके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं अक्सर अस्पताल की लंबी गलियों में यूं ही चलती रहती और वहाँ दूसरे मरीजों के परिवार वालों को देखती। उनके चेहरों पर डर और उम्मीद दोनों दिखाई देते थे। मैं उनके दुख को भी अपना दुख समझती और उनके मरीजों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करती। मुझे लगता था कि शायद किसी अजनबी की प्रार्थना मेरी बहन की किस्मत बदल दे। सर्दियों की लंबी और ठंडी रातों में अस्पताल की ठंड मेरे शरीर तक उतर जाती थी। मैं एक पुरानी शॉल ओढ़कर उसकी बेड के पास बैठ जाती और उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाती रहती ताकि शायद उसमें थोड़ी सी हरकत आ जाए। मैं उसकी बंद आँखों को चूमती और रोते रोते उसके माथे पर अपने आंसू गिरा देती। गर्मियों में जब गर्मी से सांस लेना मुश्किल हो जाता तब मैं घंटों उसके पास खड़ी होकर उसे हाथ से हवा करती रहती ताकि उसे किसी तरह की तकलीफ न हो। दोस्तों, मैंने खुद को पूरी तरह भुला दिया था। मुझे अपने बारे में तभी याद आता था जब मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना होता था। मेरी पूरी दुनिया सिर्फ उसी कमरे, उसी बिस्तर और अपनी बहन के आसपास घूमती थी। लोग अक्सर मुझे पूछते थे कि आखिर मैं इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हूँ,
लेकिन सच कहूँ तो यह हिम्मत नहीं थी, यह एक बहन का प्यार था, एक रिश्ते की मजबूरी थी जिसने मुझे टूटने नहीं दिया। मैं हर उस जगह गई जहाँ से मुझे उम्मीद की थोड़ी सी भी रोशनी दिखाई दी। मैं अपनी बहन को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। मैंने दूर दूर के इलाकों से ऐसी जड़ी बूटियाँ और दवाइयाँ मंगवाई जिनके बारे में लोग कहते थे कि उनमें चमत्कारी असर है। मैंने गरीबों की मदद की, ज़रूरतमंद बच्चों को खाना खिलाया और गरीब लड़कियों की शादी में भी सहायता की। मेरे दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद मेरी इन अच्छाइयों की वजह से भगवान मेरी बहन को ठीक कर दे। मैं हर रोज़ उसकी बेड के पास बैठकर प्रार्थना और पवित्र ग्रंथ का पाठ करती थी। मेरी आवाज़ उस छोटे से अस्पताल कमरे की खामोशी को तोड़ती हुई जैसे सीधे मेरी बहन तक पहुंचने की कोशिश करती थी। मुझे कई बार ऐसा महसूस होता था कि जब मैं उसके पास बैठकर प्रार्थना करती हूँ तो उसके चेहरे पर थोड़ी शांति दिखाई देने लगती है। यही छोटी छोटी बातें मुझे जीने की ताकत देती थी, क्योंकि डॉक्टर तो पहले ही उम्मीद छोड़ चुके थे। वे कहते थे कि अब मेरी बहन के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे पूरा विश्वास था कि जब तक उसकी सांसें चल रही है तब तक भगवान उसे वापस ठीक कर सकता है। दोस्तों, उन 5 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब मैंने रो रो कर भगवान से अपनी बहन की ज़िंदगी की दुआ न मांगी हो। मैं हर पल बस यही प्रार्थना करती थी कि मेरी बहन एक बार फिर अपनी आंखें खोल दे। लेकिन समय बहुत बेरहम होता है, वह किसी के दुख के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे उन 5 सालों के दर्द ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं खुद को भूलने लगी थी, यहाँ तक कि मुझे अपनी बहन की प्यारी आवाज़ भी धीरे धीरे याद नहीं रही थी, जो कभी मेरे दिल को सुकून देती थी। दोस्तों, धीरे धीरे मुझे अपनी बहन की पुरानी बातें भी धुंधली याद आने लगी थी। मुझे ठीक से याद नहीं आता था कि जब वह दिल खोलकर हंसती थी तो उसके गालों पर पड़ने वाले छोटे छोटे गड्ढे कितने प्यारे लगते थे। इंसान का दिमाग भी कितना अजीब होता है। जिन चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा संभाल कर रखना चाहते हैं वही धीरे धीरे धुंधले होने लगती है। मेरे पास उसकी पुरानी तस्वीरें थी जिन्हें मैं रोज़ घंटों बैठकर देखा करती थी, लेकिन तस्वीरें सिर्फ रुके हुए पल को दिखाती है। उनमें वो जिंदा मुस्कान, वो बातें, वो रूठना और फिर मान जाना महसूस नहीं होता। मेरी हंसती मुस्कुराती बहन धीरे धीरे मेरे यादों से दूर होती जा रही थी। मैं कई बार आंखें बंद करके उसकी आवाज़ याद करने की कोशिश करती थी। मैं सोचती थी कि वह मुझे कैसे प्यार से बुलाती थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती थी, बस एक हल्की सी गूंज महसूस होती थी। यह एहसास मेरे लिए बहुत दर्दनाक था कि मैं अपनी ही बहन की आवाज़ भूलती जा रही हूँ। वो आवाज़ जिसने बचपन से लेकर आज तक हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। जब वह मुझे प्यार से दीदी कहकर बुलाती थी तो उस एक शब्द में कितना अपनापन और प्यार होता था। मैं अस्पताल के उस छोटे से कमरे में अकेले बैठकर उसकी तस्वीरों को सीने से लगाकर रोती रहती थी। मैं बार बार कोशिश करती थी कि मुझे मेरी बहन का वही पुराना हंसता मुस्कुराता चेहरा याद आ जाए जो उस हादसे से पहले हुआ करता था, लेकिन अब मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका कमज़ोर और पीला चेहरा ही रहता था। उसकी चमकती हुई आंखें जो हमेशा शरारत से भरी रहती थी, पिछले 5 सालों से बंद थी। यहाँ तक कि अब मुझे उनकी असली चमक और रंग भी ठीक से याद नहीं था। उसके लंबे, घने और सुंदर बाल जिन्हें मैं प्यार से संवारा करती थी, इलाज की वजह से काट दिए गए थे और अब उनकी जगह बिखरे हुए छोटे बाल रह गए थे। जब भी मैं अपनी बहन के पास जाती और उसके माथे या गालों पर हाथ रखती तो मुझे उसमें पहले जैसी गर्माहट और ज़िंदगी महसूस नहीं होती थी। वह बिल्कुल शांत और बिना हरकत के वहाँ लेटी रहती थी और मैं हर पल इस इंतज़ार में रहती थी कि शायद एक दिन वह फिर से आंखें खोल दे। कई बार मेरा टूटा हुआ दिल मुझसे सवाल करता था कि क्या वह सच में कभी वापस आएगी
या फिर मैं सिर्फ एक उम्मीद के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। धीरे धीरे मेरे अंदर एक डर बढ़ता जा रहा था। मुझे डर लगता था कि कहीं ऐसा दिन न आ जाए जब मैं अपनी ही बहन का मासूम चेहरा भूल जाऊं और मेरी यादों में सिर्फ अस्पताल का वह कमरा, दवाइयाँ और मशीनों की आवाज़ ही बच जाए। मैंने लोगों और रिश्तों से उम्मीद रखना लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय कोई भी मुझे वह सुकून नहीं दे सकता था जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। डॉक्टर और नर्सें भी अब कम ही मेरे पास आते थे। उनके लिए यह रोज़ की बात बन चुकी थी कि एक लड़की कई सालों से बेहोश पड़ी है और उसकी बहन उसके सिरहाने बैठी रहती है। दिन में फिर भी अस्पताल में लोगों की आवाज़ें और हलचल होती थी, जिससे मेरा ध्यान थोड़ा बढ़ जाता था। लेकिन रात की खामोशी मेरे लिए सबसे मुश्किल होती थी। जैसे जैसे रात गहरी होती और अस्पताल की दीवारों पर सन्नाटा फैलता, वैसे वैसे मेरा दिल एक अजीब डर से भर जाता था। हर रात मुझे यही डर सताता था कि कहीं यह मेरी बहन की ज़िंदगी की आखिरी रात न हो। मैं पूरी रात उसकी धीमी धीमी सांसों की आवाज़ सुनती रहती थी। मेरी आंखों से नींद तो जैसे हमेशा के लिए चली गई थी। मैं जागते हुए ऐसे सपने देखती थी जो शायद कभी पूरे नहीं होने वाले थे। मैं सोचती थी कि जब मेरी बहन ठीक होकर उठेगी तो मैं उसे सबसे पहले क्या खिलाऊंगी, उसके लिए कौन से नए कपड़े लाऊंगी और उसे अस्पताल से घर वापस ले जाते समय मुझे कितना सुकून मिलेगा। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके शांत और बिना हरकत वाले शरीर पर पड़ती, मेरे सारे सपने पल भर में टूट जाते और हकीकत का दर्द फिर से मेरे दिल में उतर जाता। कल की रात भी बाकी रातों की तरह ही थी। बाहर हल्की ठंड थी और अस्पताल के उस बंद कमरे में गहरी खामोशी फैली हुई थी। मैं हमेशा की तरह उसकी बेड के पास रखी पुरानी कुर्सी पर बैठी थी और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए थी। मैंने उसके कमज़ोर हाथ को अपने होठों से लगाया और उसकी ठंडी उंगलियों में ज़िंदगी की थोड़ी सी हरकत महसूस करने की कोशिश करने लगी। कमरे में सिर्फ मशीनों की धीमी आवाज़ गूंज रही थी जो उसकी धड़कनों का संकेत दे रही थी। मैं उन मशीनों पर चलती लकीरों को लगातार देख रही थी, क्योंकि वही मेरी उम्मीद का आखिरी सहारा थी। उस रात मैंने बहुत ध्यान से अपनी बहन के चेहरे को देखा। उसकी बंद आंखें, उसके शांत होठ, सब देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मुझसे बहुत दूर जा चुकी है, जैसे वह किसी ऐसी दुनिया में चली गई हो जहाँ तक मेरी आवाज़ या मेरी प्रार्थना भी नहीं पहुँच सकती। उस पल मेरा दिल बहुत उदास हो गया। मैंने ऊपर छत की तरफ देखा और मेरे दिल से एक गहरी दर्द भरी सांस निकल गई। उस रात मैं बहुत गहरी सोच में डूब गई थी। मुझे लगने लगा था कि कहीं मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल एक ऐसी उम्मीद के पीछे तो नहीं गुजार दिए जो शायद कभी पूरी ही नहीं हो सकती। मैं सोचने लगी कि क्या मेरा हर रोज़ घंटों अपनी बहन के पास बैठना, उससे बातें करना, उसके जागने का इंतज़ार करना सिर्फ एक पागलपन बनकर रह गया है। मेरे मन में बार बार यह सवाल उठ रहा था कि क्या इंसान की दुआएं सच में किस्मत बदल सकती है, या फिर जो भगवान ने लिख दिया है वही होकर रहता है। मैं बिना पलक झपकाए अपनी बहन को देख रही थी और मेरे दिल के अंदर उम्मीद और निराशा की एक बड़ी लड़ाई चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे निराशा जीतती जा रही है। मेरे थके हुए मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि जो होना था वो हो चुका है और अब कोई चमत्कार नहीं होगा। मैंने अपनी बहन की पुरानी मुस्कुराती तस्वीरों को याद करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन उस रात वे यादें भी धुंधली पड़ गई थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद अब मुझे इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरी बहन कभी मुझे फिर से नाम लेकर नहीं बुलाएगी, कभी मेरे साथ हंसकर बातें नहीं करेगी और कभी उस बिस्तर से उठकर मेरे साथ घर नहीं जाएगी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें पहले जैसी बेचैनी
और दर्द नहीं था, वे आंसू सिर्फ थकान और हार मान लेने के थे। मैं चुपचाप वहाँ बैठी थी और मेरे मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या अब चमत्कारों का समय खत्म हो चुका है। उस रात मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब मेरे अंदर कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है। मैं अपनी सारी तकलीफ़ों को दिल में दबाकर आंखें बंद किए बैठी थी। तब भी अचानक उस शांत कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मेरी बहन के कमज़ोर शरीर में अचानक ज़िंदगी की एक हलचल दौड़ गई हो। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी ठंडी उंगलियों ने मेरा हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। मैं डर और हैरानी से काँप उठी। मेरी सांसें जैसे रुक गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत आंखें खोलकर अपनी बहन की तरफ देखा। जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मैं पूरी तरह सन्न रह गई। दोस्तों, मेरी बहन की आंखें जो पिछले 5 सालों से बंद थी, धीरे धीरे खुल रही थी। उसकी पलकों में हलचल हो रही थी और वह बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। उसकी आंखों में डर, दर्द और आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हो। उसके होंठ काँप रहे थे और वह बोलने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा शरीर दर्द से काँप रहा था। फिर उसने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाई और रोते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, विक्रांत। दोस्तों, जैसे ही मैंने यह नाम सुना, मेरे दिमाग में जैसे तूफान आ गया। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही बड़ी सच्चाई अचानक मेरे सामने आ गई हो। उस पल मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं हैरानी और डर के साथ अपनी बहन का चेहरा देख रही थी। जैसे ही उसने विक्रांत का नाम लिया, उसकी आंखों में अचानक बहुत डर दिखाई देने लगा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और मशीन पर चल रही उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई। उसकी सांसें बिगड़ने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे वह फिर से बेहोशी में जा रही हो। मैं घबराकर उसे बार बार पुकारने लगी, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखें फिर से बंद हो गई और वह दोबारा शांत पड़ गई। इतने में डॉक्टर और नर्सें दौड़ते हुए कमरे में आए और मुझे एक तरफ कर दिया। वे उसे जल्दी जल्दी दवाएं देने लगे, लेकिन उस समय मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। मैं पीछे हटते हटते दीवार के सहारे खड़ी हो गई। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 5 सालों की सारी बातें एक एक करके मेरी आंखों के सामने घूमने लगी हो। मुझे वह दिन याद आया जब फ़ोन पर खबर मिली थी कि मेरी बहन की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। उस समय मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी विक्रांत मेरी ज़िंदगी में आया था। वह मेरी बहन को जानता था और शुरू से ही उसने मेरा बहुत साथ दिया। उसने अस्पताल का खर्च उठाया, हर मुश्किल में मेरा साथ खड़ा रहा और मुझे संभालता रहा। मुझे लगता था कि वह बहुत अच्छा और मदद करने वाला इंसान है। जब मेरी बहन लंबे समय तक होश में नहीं आई और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई, तब विक्रांत ने मुझसे शादी की बात की। मैं उसके एहसानों और उसकी झूठी हमदर्दी से इतनी प्रभावित हो चुकी थी कि मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन उस रात जब मैं पुरानी बातों को जोड़ने लगी, तो मुझे धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। मुझे याद आया कि विक्रांत अक्सर रात में बेचैन रहता था और बार बार मुझसे पूछता था कि ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या मेरी बहन के होश में आने की कोई उम्मीद है। वह मुझे हमेशा यही समझाता था कि अब मशीनें हटाकर उसे आराम से जाने देना चाहिए। वह कहता था कि वह मेरी बहन को इस हालत में और नहीं देख सकता था। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि विक्रांत सच में मेरी बहन के होश में आने से डरता था। वह मेरे साथ रहकर भी मेरे ही अपने खून के खिलाफ साजिश कर रहा था। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने एक ऐसे खतरनाक इंसान को अपना सहारा और हमदर्द समझ लिया था। मैं रोज़ उसके साथ खाना खाती थी, उसके साथ रहती थी और उसी के सामने अपनी बहन के लिए रोती थी, जबकि मेरी बहन की इस हालत के पीछे वही इंसान था। यह सच जानकर मेरे अंदर नफरत
और दर्द का तूफान उठने लगा। मुझे खुद से भी घिन आने लगी। मैं तुरंत अस्पताल के कमरे से बाहर निकली और एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं और उस इंसान को उसकी सज़ा तक कैसे पहुंचाऊं। मेरा मन कर रहा था कि मैं तुरंत घर जाऊं और विक्रांत से उसके किए का हिसाब मांगूं, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने गुस्से में आकर जल्दबाजी की तो वह बहुत आसानी से सबूत मिटा सकता है। वह चालाक और ताकतवर इंसान था। मुझे डर था कि कहीं वह मुझे और मेरी बहन को भी नुकसान न पहुंचा दे। तभी मैंने फैसला किया कि अब मुझे बहुत समझदारी और सावधानी से काम लेना होगा। मुझे सच्चाई साबित करने के लिए पक्के सबूत चाहिए थे। मुझे जानना था कि आखिर मेरी बहन विक्रांत के किस राज के बारे में जान गई थी और उस हादसे वाले दिन सच में क्या हुआ था। मैंने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश की। मुझे समझ आ गया था कि अब सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे उस इंसान का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना था जिसने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने उसी समय फैसला किया कि मैं पूरी सच्चाई का पता लगाकर रहूँगी। मैं सीधे उस पुराने घर पहुँची जहाँ हादसे से पहले मैं और मेरी बहन साथ रहते थे। पिछले 5 सालों से उस घर में कोई नहीं गया था और मैंने उसे ताला लगाकर बंद कर दिया था। रास्ते भर मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। बार बार मेरे दिमाग में विक्रांत का वही मुस्कुराता चेहरा आ रहा था जिसके पीछे अब मुझे एक खतरनाक इंसान दिखाई दे रहा था। जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंची तो ताले पर जंग लग चुकी थी। मैंने कांपते हाथों से ताला खोला और अंदर चली गई। घर के अंदर हर चीज़ पर धूल जमी हुई थी और वहाँ एक अजीब सी बंद और उदास महक फैली हुई थी। मैं सीधे अपने बहन के कमरे में गई। वह कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह 5 साल पहले छोड़कर गई थी। उसका बिस्तर, अलमारी, किताबें, सब कुछ उसी जगह रखा हुआ था। मैंने उसकी अलमारी खोली और उसके सामान को ध्यान से देखना शुरू किया। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, लेकिन दिल कह रहा था कि मेरी बहन ज़रूर कोई ऐसा सुराग छोड़ गई होगी जिससे सच सामने आ सके। मैंने उसके कपड़े, पुरानी काफिया और दराज़ें सब देख डाली, लेकिन मुझे कुछ भी खास नहीं मिला। मैं थककर ज़मीन पर बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगने लगा था कि शायद विक्रांत ने हादसे के बाद सारे सबूत मिटा दिए होंगे। तभी अचानक मेरी नज़र बिस्तर के नीचे रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। यह वही संदूक था जिसमें मेरी बहन बचपन की चीज़ें और अपनी खास यादें संभाल कर रखा करती थी। मैंने जल्दी से उस पुराने संदूक को बाहर निकाला और उसे खोल दिया। उसके अंदर कुछ पुराने कपड़े, खिलौने और गुड़िया रखी हुई थी। जब मैंने उस सब चीज़ों को हटाकर नीचे देखा तो मुझे एक छोटी सी चमड़े की डायरी और उसके साथ मेरी बहन का पुराना मोबाइल फ़ोन दिखाई दिया। यह वही फ़ोन था जिसके बारे में विक्रांत ने कहा था कि हादसे के बाद वह कहीं खो गया है और पुलिस को भी नहीं मिला। फ़ोन को वहाँ देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हाथों से वह डायरी उठाई और उसका पहला पन्ना खोला। उसमें मेरी बहन की लिखावट में लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है या मैं अचानक गायब हो जाऊँ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ विक्रांत होगा। यह पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने घबराकर डायरी के बाकी पन्ने पढ़ने शुरू किए। उनमें विक्रांत के सारे काले कामों का सच लिखा हुआ था। मेरी बहन ने लिखा था कि एक दिन वह गलती से विक्रांत के एक गोदाम तक पहुंच गई थी, जहां उसने विक्रांत और उसके साथियों को गैरकानूनी हथियार और गलत सामान छिपाते हुए देखा था। असल में विक्रांत एक खतरनाक अपराधी गिरोह का हिस्सा था जो मासूम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करता था। मेरी बहन ने चुपके से वहाँ की कुछ तस्वीरें भी खींच ली थी और सारी जानकारी इस डायरी में लिख दी थी ताकि सही समय आने पर वह पुलिस को सबूत देकर विक्रांत को जेल भिजवा सके। लेकिन शायद विक्रांत को इस बात का पता चल गया था।
डायरी में लिखा था कि इसके बाद विक्रांत लगातार मेरी बहन का पीछा करने लगा और उसे जान से मारने की धमकियां देने लगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर मेरी बहन ने डरते हुए लिखा था कि उसे पूरा यकीन है कि विक्रांत किसी भी समय पर उस पर हमला कर सकता है, इसलिए उसने यह डायरी और फ़ोन इस संदूक में छिपा दिए थे ताकि अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए तो एक दिन सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। दोस्तों, ये सब पढ़ने के बाद मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून जमा हो गया हो। मैंने तुरंत वह फ़ोन उठाया और उसे चार्जर से जोड़कर चालू करने की कोशिश की। कुछ देर बाद फ़ोन की स्क्रीन जल उठी, लेकिन उसमें पासवर्ड मांगा जा रहा था। तभी मुझे अपनी बहन की पुरानी आदतें याद आने लगी। मैंने अपनी बहन की बर्थ डेट पासवर्ड में डाली और फ़ोन खुल गया। मैं तुरंत उसकी फ़ोटो गैलरी में गई। वहाँ जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। फ़ोन में सचमुच वे सारी तस्वीरें मौजूद थी जिनमें विक्रांत अपने साथियों के साथ उस गोदाम में खड़ा था और उनके आसपास गैरकानूनी सामान रखा हुआ था। यह ऐसे सबूत थे जो विक्रांत को सीधे जेल तक पहुंचा सकते थे। अब मेरे हाथ में वह सच था जो पिछले 5 सालों से अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उस सच का बोझ इतना भारी था कि मेरी सांसें तेज हो गई। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि आखिर मैं इतने सालों तक उस इंसान पर भरोसा कैसे करती रही जिसने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं फर्श पर बैठी उन तस्वीरों को लगातार देख रही थी कि तब भी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर विक्रांत का नाम चमक रहा था। वही नाम जो कभी मुझे सहारे जैसा लगता था, अब मेरे लिए डर और नफरत का नाम बन चुका था। मेरे हाथ इतने काँप रहे थे कि फ़ोन उठाना भी मुश्किल लग रहा था। मैंने खुद को संभाला और फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से विक्रांत की वही मीठी और बनावटी आवाज़ सुनाई दी। वह पूछ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और अस्पताल में क्यों नहीं हूँ। उसने कहा कि वह अस्पताल गया था और मेरी बहन को फिर से बेहोश देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर गुस्से की आग जल रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसी समय उस पर चिल्लाऊं और कह दूं कि मैं उसकी सच्चाई जान चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपने गुस्से और आंसुओं को मुश्किल से रोका और बहुत सामान्य आवाज़ में उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर आ गई हूँ। तब विक्रांत ने बड़े प्यार से कहा, तुम आराम करो। विक्रांत ने फ़ोन पर कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लेकर अब भी घर पहुँचता हूँ। फ़ोन कटते ही मेरे अंदर डर की एक नई लहर दौड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि विक्रांत अब सीधे उसी पुराने घर की तरफ आने वाला है जहाँ मैं उस समय मौजूद थी। मेरे हाथ में वह डायरी और फ़ोन थे जिनमें उसकी सारी सच्चाई छिपी हुई थी। मुझे समझ आ गया था कि अगर उसने मुझे वहाँ देख लिया या उसके हाथ ये सबूत लग गए तो वह मुझे भी मार देगा और उसे एक हादसे का नाम दे देगा। मेरे पास बहुत कम समय था। मुझे तुरंत वहाँ से निकलना था, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से जाने के लिए उठी तब भी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। मेरी धड़कन जैसे एक पल के लिए थम गई। मैंने जल्दी से खिड़की से बाहर झाँक कर देखा। बाहर विक्रांत की गाड़ी खड़ी थी और वह तेजी से उसी घर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। इस बार उसके चेहरे पर वह मीठी मुस्कान नहीं थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह सीधे इस पुराने घर में क्यों आ गया। क्या उसे मुझ पर शक हो गया था या फिर वह किसी और वजह से यहाँ आया था। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे और डर से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। घर में छिपने की भी कोई जगह नहीं थी। बाहर से उसके कदमों की आवाज़ तेजी से करीब आती जा रही थी। मैंने जल्दी से वह डायरी और फ़ोन अपने कपड़ों में छुपा लिया और कमरे के दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़ी हो गई। मेरे माथे पर पसीना आ चुका था और मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी
कि मुझे लग रहा था जैसे विक्रांत बाहर से ही सब सुन लेगा। तभी दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा और विक्रांत कमरे के अंदर आ गया। उसकी नज़र सबसे पहले उस खाली संदूक पर पड़ी जिसे मैंने बिस्तर के नीचे से निकाला था और जिसके आसपास मेरी बहन का पुराना सामान फैला हुआ था। विक्रांत कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि उसे सब समझ आ चुका है। उसकी खामोशी बहुत डरावनी लग रही थी। मैं दरवाजे के पीछे छिपी काँप रही थी और सोच रही थी कि अब मेरे साथ क्या होगा। वह संदूक को घूर रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि जिस सच को उसने 5 सालों तक छिपा कर रखा वह सब सामने आ गया है। मैंने हिम्मत की और धीरे धीरे वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा थोड़ा सा चरमराया उसे मेरी मौजूदगी का पता चल गया। वह तुरंत मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में इतना गुस्सा और डरावना चेहरा था कि मैं सहम गई। इससे पहले कि वह मुझे पकड़ता, मैं तेजी से भागी और घर का बाहर वाला दरवाज़ा खोलकर सड़क की तरफ दौड़ पड़ी। मैंने अस्पताल से निकलते ही चुपके से पुलिस को एक गुमनाम संदेश भेज दिया था, इसलिए बाहर पहले से ही पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही विक्रांत घर से बाहर आया, पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसके चेहरे की सारी झूठी शरीफी उसी वक्त खत्म हो गई। फिर इंस्पेक्टर ने मेरी बहन का फ़ोन और डायरी अपने कब्जे में ले ली। वही सबूत थे जिनसे उसकी सारी सच्चाई दुनिया के सामने आने वाली थी। जैसे ही विक्रांत के हाथों में हथकड़ी लगी, मेरे दिल से 5 सालों को वह भारी बोझ उतर गया जो मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार मुझे चैन की सांस मिली हो। इसके बाद मैं तुरंत अस्पताल पहुंची, जहां मेरी बहन ने फिर से धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून दिखाई दे रहा था। जैसे उसे महसूस हो गया हो कि आखिरकार उसे इंसाफ मिल चुका है। मैंने उसका हाथ पकड़कर प्यार से कहा कि अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह इंसान जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। मेरी बात सुनकर उसने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से मेरा हाथ दबाया। दोस्तों, वह पल मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। उस दिन एक जालिम का घमंड टूट चुका था और एक बहन का 5 सालों का इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो गया था। मेरी सच्ची प्रार्थनाओं और भरोसे ने आखिर रंग दिखा दिया। हमारी ज़िंदगी का वह दर्द भरा अध्याय हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और अब एक नई शुरुआत होने वाली थी, जिसमें सिर्फ सुकून, उम्मीद और इंसाफ था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और सच देर से सही लेकिन सामने ज़रूर आता है। दोस्तों, जाते जाते मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी व्यक्ति पर भरोसा किया और उसने आपको धोखा दिया? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।